अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली, जो कि डिज़ाइन किया गया है ऐसे तमाम ख़ानदानों की मदद के लिए जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं मैडम उज़्मा सदाकत, जो कि विलिंग वेस्ट लाहौर की ना सिर्फ डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम है बल्कि पाकिस्तान की पहली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं, जो कि अमेरिका से अपनी ट्रेनिंग हासिल करके यहाँ खदमात सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि हम किसी न किसी मौजू पर यहाँ पर मैडम की माहिराना राय देते हैं और उसके बाद हमारे जो साथी हैं, जो विलिंग वेस्ट के प्रोफेशनल्स हैं, वो भी सवालात के ज़रिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आखिरी सेगमेंट में जो कि हमारा FAQs का सेक्शन है उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आप भी अगर चाहें तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट से, और जो टॉपिक हम जिस पे बात करें उसी के बारे में हमसे बात कीजिएगा। अच्छा, आज के मौजू के हवाले से अगर मैं आपको तारुफ़ कराना चाहूँ तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जितने लोग शराब पीते हैं उनको दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है आसानी से। एक कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने शराब पी के अल्कोहलिज़म को अटेन किया है, जो कि रॉक बॉटम पे हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में तमाम तर चीज़ों को शराब की वजह से खो चुके हैं। जैसे कि अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में कुछ नहीं हो रहा, अगर वो रिलेशनशिप देखें तो वो बहुत पुअर हैं, यानी अज़ देखा जाए तो ज़िंदगी के तमाम मामलात उसकी जद में हैं। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो शराब तो पी रहे हैं मगर उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी की फंक्शनिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रिप वो रखते हैं, बल्कि वही लोग हैं जिनकी वजह से शराब को बहुत ज़्यादा फैंटसाइज भी किया जाता है, क्योंकि शराब ऐसे लोगों की पसंदीदा ड्रिंक मानी जाती है जो लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या ऐसे कामयाब लोग हैं जो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। तो आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं और वो किस रिस्क में हैं, और फिर ऐसे लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आपको साइंटिफिक मालूमात जो है वो फराहम करेंगे। मैडम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, मौजू जैसा कि मैंने अभी तारुफ भी कराया, तो ये हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं जिनके बारे में ये टर्म बोली जाती है कि ये हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स हैं? अच्छा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर एक जब भी ड्रग एडिक्शन की बात की जाएगी या अल्कोहलिज़म की बात की जाएगी तो एक बड़ी टिपिकल सी पिक्चर हमारे जहनों में उभरती है, और हमारे ख़याल में ड्रग एडिक्ट्स वो लोग होते हैं या अल्कोहलिक्स वो लोग होते हैं जो कि कारोबार ज़िंदगी में सबसे पीछे रह चुके होते हैं। बाज़ात ये अपनी एजुकेशन भी लोग मुकम्मल नहीं करते और ऑड जॉब्स करते हुए हमें नज़र आते हैं, या फिर कामकाज भी छोड़ चुके होते हैं। इनके घर वाले भी इनके हाथों तंग होते हैं और बाज़ात वो इन्हें तंग होकर घर से निकाल भी देते हैं। इसके अलावा इनके बीवी बच्चे जो हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब होते हैं। फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे लोग अब नहीं होते, बल्कि वो ड्रग एडिक्ट्स के साथ या अल्कोहलिक्स के साथ ही उठना बैठना शुरू कर देते हैं। घर वालों के साथ पैसों के मामलात पर इनका लड़ाई झगड़ा होता है और आए रोज़ घर में से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों को पता होता है कि इस घर में कोई ड्रग एडिक्ट या कोई अल्कोहलिक मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो सारा दिन जो है वो नशे में धुत नज़र आता है। जब वो गली में से गुजर रहा है या घर में आ रहा है तो तब भी वो नशे में होता है, सुबह जब वो उठकर घर से निकलता है तो तब भी वो नशे में होता है। यानी अगर मैं मुख्तसर ये कहूँ कि शराब या नशा उसकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। ये एक टिपिकल सी पिक्चर है जो कि जब भी हमें कोई ऐसा शख्स किसी फुटपाथ पे बैठा हुआ या किसी फुटपाथ पे लेटा हुआ नज़र आता है या किसी भी घर के अंदर नज़र आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है और नशा करता हुआ वो दिखाई देता है। जबकि इसके अलावा भी एक पिक्चर अल्कोहलिज़म की है, और ये जो टिपिकल या क्लासिकल पिक्चर है अल्कोहलिज़म की, इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि ये इंतहाई
लेट स्टेज के अंदर जब कोई मरीज़ पहुंच जाता है तो वो तकरीबन यही पिक्चर उसकी बनती है जो हमें आमतौर पर अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। लेकिन बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इंतहाओं तक अभी नहीं छुए होते, बल्कि उससे पीछे की किसी ना किसी स्टेज पर वो ज़रूर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वक्त पे वो आइडेंटिफाई उनके अहले खाना ना करें या वो ख़ुद को आइडेंटिफाई ना करें और किसी इलाज मुआलजे में अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर कुछ अरसे के बाद वो भी इसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। दूसरे लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं जो मॉडरेट लेवल पे अल्कोहलिज्म का शिकार होते हैं या उनकी बीमारी अभी पहले दर्जे की होती है, उन्हें हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स कहा जाता है या हाई फंक्शनिंग ड्रग एडिक्ट्स कहा जाता है। हाई फंक्शनिंग से मुराद ये नहीं कि वो कोई बड़ा कामकाज करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम इस क्लासिकल पिक्चर के कंपैरिजन में देखें तो ये वो लोग हैं जो कि अच्छी जॉब्स ऑक्यूपाई किए होते हैं, इनका अपना ज़रिया आमदनी कोई होता है और ये माकूल पैसे भी कमा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये बड़ी अच्छी पोजीशंस के हामिल होते हैं, ये CEOs लेवल के लोग होते हैं या मैनेजमेंट में जो टॉप नॉच सीट्स होती हैं वो उस पोजीशन को होल्ड किए होते हैं। घर में इनके बीवी बच्चों के साथ मामलात कदरे बेहतर होते हैं, अल्दो के लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं लेकिन बज़ाहिर मामलात इनके बेहतर नज़र आते हैं। अगर हम आउटसाइड लाइफ की बात करें तो वो उनकी अच्छी नज़र आती है कि इनके दोस्त अहबाब भी होते हैं, ये शादी ब्याहों में भी आम लोगों की तरह शामिल होते हैं, बर्थडेज पार्टीज़ भी ये अटेंड करते नज़र आते हैं, ये मर्ग पर भी आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये हर रोज़ सुबह उठकर चाहे लेट ही जाएं लेकिन ये अपने कामकाज की तरफ भी ज़रूर जाते हैं और वहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी ये आपको संभाले हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इनको देखें कि क्या ये एक आम फंक्शनल बंदा जो कि शराब इस्तेमाल नहीं करता उस जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, तो फिर उस जैसी परफॉर्मेंस नहीं है, बट कंपैरेटिवली जो लेट स्टेज अल्कोहलिक्स हैं उनसे ज़रा बेहतर पिक्चर इनकी नज़र आती है। चूँकि ये कुछ कामकाज कर रहे होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में कुछ उसके ग्रेड्स गिर ज़रूर रहे होते हैं लेकिन वो स्कूल जो है वो जा रहा होता है। इसी तरह अगर कोई ऑफिस में काम करता है या कोई बिज़नेस संभालता है तो वो अपने बिज़नेस पे जा रहा होता है, चाहे वो लेट जाए और जल्दी वहाँ से उठाए, लेकिन कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये संभाले हुए होते हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ जब किसी को काम काज करता हुआ देखती हैं या स्कूल किसी बच्चे को जाता हुआ देखती हैं तो उनका ख्याल होता है कि यहाँ पे अभी शराब ये ज़रूर पीता है लेकिन कोई शराब जो है बीमारी की शक्ल अभी इख्तियार उसने नहीं की। जबकि अगर हम ये कहें कि फैमिली या बॉस या फिर उनके जो कोलीग्स होते हैं वो डिनाइल में हैं, खुद पेशेंट भी एक डिनाइल के अंदर है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। चूँकि कुछ काम काज इसमें इन्वॉल्व होता है तो ज़्यादातर लोग जो हैं उसके ड्रिंकिंग के मसले को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये बीमार होता या अगर ये अल्कोहलिक होता तो फिर ये काम काज ना कर सकता, क्योंकि हमारे जहनों में स्टैंडर्ड पिक्चर जो अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन की है वो बहुत बुरी है, वो हिट बॉटम लोगों की है जो कि हर रोज़ हमें मरते हुए नज़र आते हैं या उनके मुतालिक खबर मिलती है कि आज फलां जो बंदा था उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब है कि ये वो रॉक बॉटम पे है जिसके आगे अब कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, या तो वो जल्दी किसी ना किसी नागहानी मौत का शिकार हो जाते हैं या फिर अगर इलाज मुआलजे की कोशिश की जाएगी तो उनका इलाज मुआलजा जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा और मुसलसल उन्हें इलाज में काफ़ी अरसे तक रहने की ज़रूरत होगी, तब जाकर उनकी सेहत जो है वो कुछ बेहतर बनाई जा सकती है। सो उसके कंपैरिजन में जब हम हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स की बात करते हैं जो जिम्मेदारियां होल्ड किए होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही ये लोग ऑफिस से निकलते हैं घर के लिए शाम को तो ये रास्ते में ही बियर का कैन खोल लेते हैं, ये बियर पीते हुए घर तक पहुंचते हैं और जो बियर का प्लेयर है या शराब का जो प्लेयर है वो आने के बाद बदमज़गी भी शुरू हो जाती है और जैसे ही ये घर में एंटर होते हैं तो ये काफ़ी बुरे मूड के साथ एंटर होते हैं। और बुरे मूड से मुराद है कि इनकी शक्लों पे लिखा होता है कि मुझे अब कुछ भी नहीं कहना, मैं बस किसी एक कमरे के अंदर जाऊंगा और वहाँ पर जाकर मैं अपनी विस्की की बोतल खोलूँगा या वोडका की बोतल खोलूँगा और मैं उसको पीना शुरू कर दूँगा ताकि मेरी ये जो बदमज़गी है इसमें कुछ प्लेयर जो है वो मुझे मिलना शुरू हो जाए। सो ये हाई अल्कोहलिक जो फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स है, ये उनका पिक्चर है जो कि माइल्ड स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म में होते हैं और मॉडरेट स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी अभी आई नहीं है, इसका मतलब है बीमारी अभी आई है लेकिन बीमारी की तमाम जो अलामतें हैं वो अभी ज़ाहिर नहीं हुई, अभी चीदा अलामतें हमें नज़र आती हैं
जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि कोई बंदा अल्कोहलिज्म का शिकार हो चुका है। अब जितना आप इसको टाइम देंगे उतनी डिटीरियोरेशन जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि डे टू डे जो केस है वो वर्स होता जाता है, तो मैं ओवरऑल सारे अल्कोहलिक के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी तक भी इस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि ये जो मामूली सी शराब हम कंज्यूम कर रहे हैं इसका तो शायद कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आपसे ऐसे तमाम लोगों के बारे में पूछना चाहती हूँ जो शराब को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ओकेजनली करते हैं, चाहे वो सोशल यूज़र हैं या वो एब्यूज़र हैं या वो एडिक्शन में आ गए हैं, ये मेटाबॉलिक एरर अटेन कर चुके हैं, ऐसे तमाम ही लोग कितने रिस्क पर हैं? यानी ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो कम से कम शराब की मिकदार कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ साल पहले एक स्टडी थी जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज़ और अल्कोहलिज्म ने ये बताया था कि अगर कोई खातून 3 ड्रिंक्स इन अ डे लेती हैं या हफ्ते में 7 ड्रिंक्स वो लेती हैं तो ये हैवी ड्रिंकिंग है। हैवी ड्रिंकिंग से मुराद है कि ये आम नॉर्मल यूजेज से ज़्यादा है और ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह अगर हम मर्दों की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी मर्दों के बारे में है कि अगर कोई मर्द एक दिन में 4 ड्रिंक्स लेता है या हफ्ते में 14 ड्रिंक्स लेता है तो ये हैवी ड्रिंकिंग है, यानी ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के साथ वो आगे ज़िंदगी में बढ़ने की तरफ जाएगा। लेटेस्ट जो स्टडीज़ हैं 2016 की वो ये बताती हैं कि अगर कोई शख्स एक दफ़ा भी शराब कंज्यूम करता है तो उसके भी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करना पड़ेंगे, यानी ड्रिंक की या ड्रिंकिंग की कोई भी अमाउंट जो है वो अब सेफेस्ट कंसिडर नहीं की जाती। जिसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर रिक्रिएशनली यूज़ कर रहा है और उसकी ज़िंदगी में अभी मसाइल नहीं आ रहे तो शराब थोड़ी बहुत जो वो पी रहा है या सोशल गैदरिंग्स में वो है। और आजकल एक बड़ा और रवाज पाकिस्तान में भी प्रवेल आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है कि जितने भी टॉप नॉच बिजनेसेस हैं उनकी बिजनेस मीटिंग्स जो हैं वो जब भी होती हैं मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर भी अरेंज की जाती हैं और उसमें शराब एक अहम हिस्सा उस सारी जो गेट टुगेदर है उसका होता है। बल्कि यहाँ तक कि आजकल तो जो शादियाँ होती हैं उसमें मेहंदी की रसूमात में अल्कोहल जो है वो सर्व की जा रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आम सा एक कल्चर बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्कोहल जो है वो पाकिस्तान में कॉमन होती जा रही है और ड्रग्स का मसला जो है वो पाकिस्तान में आने वाले सालों में एक बड़ा मेजर हेल्थ कंसर्न होगा जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। गवर्नमेंट के इदारों को भी और जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। हाउएवर पाकिस्तान में जहाँ पे हम शादी ब्याहों में ये चीज़ें देखते हैं तो हमें समझ आती है कि अच्छा ये ओकेजनल यूज़ है। इसी तरह से जो बिज़नेस मीटिंग्स हैं उसमें भी ये ओकेजनल यूज़ के अंदर आता है, लेकिन कोई भी अमाउंट अल्कोहल की अब सेफ़ नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए और ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देती है। यानी एक शराब ना पीने वाला और शराब पीने वाला जो है, जब भी कोई बंदा शराब कंज्यूम करता है तो इसका मतलब है वो 10 साल अपनी ज़िंदगी में कम कर देता है और उसकी मौत जल्दी वाक़या हो जाती है और एवरेज 10 साल का तकरीबन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी बात काट के मैं एक बहुत ही प्यारी सेइंग्स यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ डॉक्टर सदाकत साहब की, जो कि अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट की सूरत में भी शेयर की थी। वो ये कह रहे थे कि ज़्यादातर लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, मगर उसके बावजूद वो उस मुकर्रर वक्त का भी इंतज़ार नहीं करते। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हम मुकर्ररा वक्त का भी इंतज़ार नहीं करते जब हम अपनी ज़िंदगी में जानबूझ के ऐसी कोई इलिसिट ड्रग शामिल कर लेते हैं, या जैसे कि साइंस इस बारे में रिसर्च एविडेंस दे चुकी है कि शराब की कोई भी मिकदार जो है वो सेफ साइड पर नहीं है। तो फिर इस बारे में हम इंसानों को सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ शराब के हवाले से नहीं है बल्कि हम अपनी ज़िंदगी में पुअर हेल्थ चॉइसेस भी बनाते हैं। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और स्पाइसी फूड पसंद है, ये पुअर हेल्थ चॉइस है, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। उसका जो फ़र्क है वो आपको अभी तो फील नहीं होगा, लेकिन आने वाले सालों में ये आपकी जो हेल्थ है उस पर कोई ना कोई नुकसान इसका ज़रूर होगा। इसी तरीके से हम लोगों के यहाँ वॉक का कोई रुझान नहीं है, एक्सरसाइज का कोई रुझान नहीं है और हम इसे एक लग्जरी कंसिडर करते हैं। सो जो लोग वॉक नहीं करते 30-40 साल की एज के बाद उनका वेट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और 1 kg वेट भी
आपके वाइटल ऑर्गन्स पे काफ़ी भारी गुजरता है, जिसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के फेस करना पड़ेंगे, जिसमें दिल के मसाइल हो सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें हाइपरटेंशन तो एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है जो कि हर तीसरे चौथे बंदे को आप देखेंगे कि वो हाइपरटेंशन के मर्ज़ में मुब्तला है। सो ये तमाम बीमारियों से बचने का बेहतरीन रास्ता ये है कि जब आप 20s की एज में हैं, 30s में हैं, तो आप अपनी सेहत के बारे में कुछ बेहतर फ़ैसले करने की तरफ जाएं। जब बेहतर फ़ैसले नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई बीमारी जो है वो आपको आ दबोचेगी। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ जी, हाँ जी, जब आपने पुअर हेल्थ चॉइसेस की बात की है और हम ये भी देखते हैं कि एक जनरल ट्रेंड है कि ड्रग एडिक्शन में आने के बाद भी लोग हिट बॉटम का इंतज़ार करते हैं कुछ एक स्टेप लेने से पहले, तो आपको क्या लगता है कि इस इग्नोरेंस को जनरली लोगों में जिनके साथ ड्रग एडिक्शन का मसला नहीं भी है, जैसे आपने पुअर हेल्थ चॉइसेस की बात की, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए ये एक कैजुअल एटीट्यूड है बिल्कुल, और हमारे यहाँ लोग बहुत ही कैजुअल हैं। लोग पढ़ाई के मामले में बहुत कैजुअल हैं, लोग हेल्थ के मामले में बहुत कैजुअल हैं, लोग पॉलिटिक्स के मामले में बहुत कैजुअल हैं, लोग अपने रिश्तों के मामले में बहुत कैजुअल हैं। और चार्ल्स चर्चिल की एक सेइंग है जो कि कहती है कि कैजुअलनेस कॉजेज कैजुअलिटीज़, कि लापरवाही जो है वो हमेशा किसी ना किसी जानी नुकसान का सबब बनती है। सो हमें ये कैजुअलनेस में से निकलकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ ज़रूर आने की हमें ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी में जो बेहतरी है वो मेरी वजह से आ सकती है अगर मैं कुछ पॉजिटिवली करूँगी, अगर मैं कुछ नेगेटिवली करूँगी तो फिर उसके कुछ ना कुछ नुकसान मुझे फेस करना पड़ेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि मैं नेगेटिवली करूँ, मैं वॉक ना करूँ, मैं मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत खाऊं, मैं फ्राइड चीज़ें खाऊं और कहूं कि मुझे मज़ा बड़ा आता है, और फिर मैं कहूं कि अल्लाह बेहतर करेगा। तो अल्लाह ने तो बेहतर ही करना है, लेकिन बंदे के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो कुछ अपने लिए बेहतर सोचे और बेहतर करने की तरफ जाए, ताकि जो फौरी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कुछ बेहतर हासिल भी करने की तरफ जाए। अच्छा, मिस का जो क्वेश्चन था मैं उसी अच्छा, ये जो अल्कोहलिज्म की बात है तो इसमें भी ये काफ़ी लापरवाही का अंसर है कि लोग आमतौर पे जो शराब पीना शुरू करते हैं वो किसी ना किसी अल्कोहलिक को देखकर शराब पीना शुरू नहीं करते, वो मूवीज से इंस्पायर होते हैं, फैंटेसाइज लाइफ को करते हैं और उनका ख्याल होता है कि शराब पीने से मुराद है कि कोई बंदा कामयाब भी है, क्योंकि प्रीवियसली या हिस्टोरिकली ये देखा जाता रहा कि जो कामयाब लोग थे वो शराब का इस्तेमाल करते थे। सो हमने एक सिंबल बना लिया उसको स्टेटस का कि अगर मैं शराब पीता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कामयाब शख्स हूँ, और जो भी बंदा मुझे देखेगा कि मैं शराब कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरे हिस्से में कुछ कामयाबी भी है तो इसका मतलब है कि मैं एक काफ़ी कामयाब शख्स हूँ, क्योंकि अब तो सारे ही लवाजमात पूरे हो गए, मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं शराब भी पी रहा हूँ। सो आज अगर हम वेस्ट में भी जाकर देखें तो जितने भी आपको आला ओहदों पर फाइज लोग नजर आते हैं वो शराब नहीं पीते। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले या शराब का इस्तेमाल करने वाले जो मीडियोकर लोग हैं या फिर उससे भी निचला तबका जो है वो आपको शराब कंज्यूम करता नजर आएगा। लेकिन जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं वो आपको शराब कंज्यूम करते हुए नजर नहीं आते। ग्लोबली हर साल तकरीबन 28 लाख लोग जो हैं वो शराब से मुतल्लिका अमराज का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। सो शराब जो है ये अब काफ़ी मेजर कंसर्न है। अगर हम अमेरिका में भी देखें, अगर हम लंदन में देखें और उसके बाद अब तमाम ममालिक में चलते आएँ तो एक शराब जो है वो मेजर कंसर्न है कि इसकी वजह से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी फेस करने पड़ते हैं लोगों को। और पाकिस्तान में भी इट इज़ अ हाई टाइम नाउ कि हम कोई ना कोई ज़रूर ऐसी चीज़ों को सोचने की तरफ जाएं जो कि शराब को कम से कम करें और इवेंचुअली ख़त्म करें, और ड्रग नोशी को कम से कम करें और इवेंचुअली ख़त्म करें। कंसर्न को ज़रूर एड्रेस करेंगे। जो एक भेड़ चाल में हम पड़ जाते हैं ट्रेंड्स की, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे औरतें बहुत सारे ट्रेंड्स ब्लाइंडली फॉलो कर होती है, उसी तरह ये ड्रिंकिंग का जो एक ट्रेंड और फैशन के तौर पे हम उसको एक बड़ा स्टेटस सिंबल, और वो उसको कैसे इस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वेस्ट के लोग जो हैं वो उन बुरे ट्रेंड्स में से गुजरते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं कि ये ख़राब हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और वो बेहतर ट्रेंड्स की तरफ चल पड़ते हैं। और हम उनकी अच्छी बातों को नहीं लेते, अच्छी चीज़ों को नहीं लेते, हम उनकी जो बुरी चीज़ें हैं हम उन्हें फ़ौरन कैप्चर करते हैं और उसे फैंटेसाइज करते हुए हम अपने आप को उनसे मिलाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम लाहौर की बात कर लें कि यहाँ पे लोग बहुत लेट नाइट जागते हैं,
2 बजे आप लाहौर में बाहर निकलें, आपको अच्छी खासी चहल पहल नजर आएगी और जितने भी खाने पीने वाली जगह हैं वहाँ पर आपको हर तरह का खाना, बेस्ट से बेस्ट खाना और कम से कम इनकम वाला खाना जो है वो भी आपको यहाँ पे दस्तयाब होगा। जबकि आप अमेरिका में जाएं, वहाँ पे लोग 6:30 बजे तक हद डिनर कर लेते हैं और उसके बाद उनके घरों की, अगर आप 8 बजे के करीब उनके घर के सामने से गुजरे और 8 बजे वहाँ पे अभी दिन की रोशनी होती है तो उनके घर के सारे बल्ब बंद होते हैं और अंदर रूटीन नज़र आ रही होती है कि अब बेड टाइम इनका शुरू हो गया है। और वो लोग सुबह तकरीबन 4 बजे 5 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं उठकर और फिर अपने ऑफिस में 7:30 बजे तक वो लोग पहुंचे होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप ऐसा देखें तो आप जितने भी आप चले जाएं, अपर मिडिल क्लास से लेकर एलीट क्लास की रेंज में देख लें, ये तमाम वो लोग हैं जो लेट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। और पाकिस्तान में, हत्ता के लाहौर में ऐसे बहुत सारे घराने हैं जहाँ पे घर की खवातीन 3 बजे उठती हैं शाम को, ठीक, बच्चों को वो स्कूल भेजती हैं, फिर सो जाती हैं और फिर 3 बजे वो उठती हैं एंड मीनवाइल उनके मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। सो हमेशा जो पॉजिटिव ट्रेंड है किसी का उसको ज़रूर लेने की तरफ जाएं और जब आप कोई भी ट्रेंड अपनाते हैं तो ज़रूर देखें अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कि क्या इससे मुझे फ़ायदा पहुंच रहा है या मुझे नुकसान पहुंच रहा है। अगर तो फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर तो उसको कंटिन्यू करें, लेकिन अगर नुकसान पहुंच रहा है तो फिर उसको हमेशा चेंज करने की तरफ भी सोचना रखें। सही से लोग एक सोशल ऑब्लिगेशन समझ के उसको कर रहे होते हैं पीपल प्लीजिंग के लिए, और ये लेट नाइट वाला तो ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी लाहौर में तो लोग 11 बजे किसी के घर रात को जाते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं चाहूँगी कि मैं वापस अपने ड्रैग करूँ आप लोगों को अपने मौजू के ऊपर, क्योंकि हम आउट ऑफ द वे चल पड़े। उसी भेड़ चाल जिसका आपने जिक्र किया उसी का शिकार हम भी हो गए। बहरहाल मैं आपसे जो बात यहाँ पे जानना चाहती हूँ जो बड़ी अहम है वो ये है कि अब जैसे मिस ने भी जो क्वेश्चन किया था, मैं चाह रही थी कि अपने क्वेश्चन को उसी में मर्ज कर दूँ कि मिस ने ये कहा था कि ये हम आपने जवाब दिया कि बड़ा कैजुअल एटीट्यूड होता है हमारा। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ उस कैजुअल एटीट्यूड को एड्रेस करने के लिए फिर ऐसे रेड फ्लैग्स हमें आप यहाँ पर बताएं हमारे देखने वाले को, तमाम लोगों को जो कि बज़ाते ख़ुद शराब कंज्यूम कर रहे हैं और ज़िंदगी उनकी बड़ी अच्छे ट्रैक पे जा रही है, लेकिन अब साइंस ने साबित कर दिया है कि ये ट्रैक पे आगे जाके सीधा चल नहीं सकती, या उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए कोई ऐसे रेड फ्लैग्स यहाँ पर बताने की ज़रूरत है कि जिनके तहत वो असेस कर सकें कि अब मरीज़ किस तरफ को जा रहा है, जो शराब कंज्यूम कर रहा है और बज़ाहिर मरीज़ नहीं है तो वो अब किस तरफ जा रहा है। तो वो जो असेसमेंट उन्होंने करनी है उसके लिए कोई टूल किट मैं चाहती हूँ। अच्छा, बहुत सारे वार्निंग साइंस हैं जो कि लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद भी अपने अंदर, और ख़ास तौर पे उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि जब भी कोई शख्स अपनी शराब के बारे में मजाक के अंदर ये बात कहे कि वो तो शराबी हो गया, वो तो अल्कोहलिक हो गया, तो इसको भी एक रेड फ्लैग कंसिडर करें। सही, ठीक। अब आप हैरान होंगे कि इसको रेड फ्लैग क्यों कंसिडर किया जाए, वो तो मजाक कर रहा है, जबकि कहा जाता है कि जोक जो है ये बड़ी सीरियस कोई चीज़ होती है। जब भी कोई बंदा मजाक में बात करता है तो आप समझ लें कि ये वो बात है जो एक्चुअली सीरियसली वो आपसे नहीं कह सकता और वो मजाक के अंदर अपने अंदर से बात को निकाल के बाहर रख रहा है, क्योंकि हमारे जहन में जो चल रहा होता है वो हमारी ज़ुबान से किसी न किसी तरह ज़रूर निकलता है, चाहे वो फ्राइडियन स्लिप के थ्रू निकले, चाहे वो किसी जोक के थ्रू हम बात कर रहे हों। सो जब भी कोई शख्स मजाक में भी अपने आप को अल्कोहलिक कंसिडर करे या ये कहे कि अब तो वो शराबी हो गया है या उसकी शराब बहुत बढ़ गई है, तो इसको जो इर्द गिर्द बसने वाले लोग हैं उन्हें सीरियसली लेने की ज़रूरत है। नंबर 2, ये जितने भी हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक होते हैं उनकी रूटीन में जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये ज़्यादा अरसे तक उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी नहीं कर सकते, उन्हीं जिम्मेदारियों को अपना नहीं सकते या जारी नहीं रख सकते, जल्दी कोई ना कोई लूप होल जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा एक रेड फ्लैग ये है कि ये लोग जो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक होते हैं, चूँकि ये रात लेट नाइट तक शराब पी रहे होते हैं तो सुबह इन्हें हैंगओवर होता है, सुबह ये ज़्यादा जल्दी उठ नहीं सकते। अगर आप इन्हें उठाएंगे जल्दी तो ये उठकर कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर अदा कर देंगे, लेकिन फिर वापस आकर तो ये सोने की तरफ जाएंगे और ये थोड़ा लेट अपने ऑफिस में जाने का इनका रुझान होता है। और अगर हम ऑफिस में देखें तो या तो ये वहाँ पर लेट रहने का बहाना बनाएंगे, और लेट रहने से मुराद ये नहीं कि वो ऑफिस में है, वो किसी ना किसी फ्रेंड के पास बैठकर शराब पी रहे होंगे या वो अकेले शराब पी रहे होंगे और जल्दी वहाँ से फिर निकलने की तरफ जाएंगे। जल्दी वो निकल कर घर भी आ सकते हैं और बाहर भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं।
फोर्थ इसका वार्निंग साइन ये है कि आमतौर पर इन लोगों के जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उनकी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता छूटनी शुरू हो जाती है और ये शराब छोड़ने को तरजीह नहीं देते, ये फ्रेंड्स को छोड़ने पर तरजीह दे देते हैं। और इनकी कंपनी में अगर आप पूछें कि आपके कौन से अच्छे फ्रेंड्स हैं तो इनके पास कोई नाम ज़्यादा गिनवाने वाले नहीं होंगे। और अगर फैमिली से भी पूछा जाए कि आजकल किन दोस्तों के साथ इनकी ज़्यादा मेल मुलाकात है तो वो कहेंगे कि हमें कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इसके कौन से फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इसने कभी फ्रेंड्स का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, इसके अलावा ये जो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक होते हैं इनकी लाइफ में कुछ डिटीरियोरेशन आपको ज़रूर नज़र आएगी। डिटीरियोरेशन से मुराद है कि कोई ना कोई ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स जो हैं इनके ख़राब होते हुए नज़र आएंगे, जैसे बीवी के साथ झगड़ा रहना, बीवी का ये कहना कि कुछ गैर जिम्मेदारी इस एंड पे है कि आप घर के मामलात में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, हर वक्त जो किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको प्रोवाइड करना इन लोगों के लिए काफ़ी मसला होता है। यानी अगर कोई फंक्शन है वहाँ पे जाना तो ये हमेशा थोड़ी हील हुज्जत से काम लेना शुरू कर देंगे, बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी करना तो कोई ना कोई हील हुज्जत से काम लेंगे। और ये दोपहर में या आफ्टरनून में अगर आपके साथ बाहर जाएंगे तो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कहना शुरू कर देंगे कि अब घर चलें, टाइम हो गया, मुझे कोई ज़रूरी काम है, अब घर चले, मैं ज़्यादा आपके साथ यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। और ज़रूरी काम से मुराद होती है कि उन्होंने घर जाकर ड्रिंक करनी होती है या फिर घर जाकर अपने उन फ्रेंड्स के पास जाना होता है जहाँ पर ड्रिंकिंग का सामान जो है वो मौजूद होता है। एक और चीज़ हमेशा जहन में रखने की ज़रूरत है अहले खाना को कि आम बंदा जब शराब पीता है तो शराब पीकर उसका मूड थोड़ा बेहतर होता है, जबकि एल्कोहलिक जो है वो जब भी शराब पीता है तो एक तो वो हमेशा ज़्यादा कंज्यूम करने की तरफ जाएगा, यानी जितना उसने सोचा होता है कि मैं पीऊँगा वो उससे जब भी पीता है तो ज़्यादा पीता है। और ज़्यादा पीने के बाद उसके मूड में कोई बेहतरी नहीं आती बल्कि उसका मूड ख़राबी की तरफ चला जाता है, यानी उसके अंदर इरिटेबिलिटी आपको बड़ी वाज़िया नज़र आएगी, जल्दी वो लड़ाई झगड़े की तरफ जाना शुरू कर देगा। सो ये भी एक वार्निंग साइन है। इसके अलावा अगर कोई शख्स खुद को रिलैक्स करने के लिए या कॉन्फिडेंट फील करने के लिए शराब की ज़रूरत को महसूस करता है तो इसका मतलब है ये शख्स भी हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिज्म के अंदर है और आगे बढ़ती हुई जो जगह हैं वो इसको अल्कोहलिज्म की बिगर पिक्चर के अंदर जो है वो लेकर जाएंगी। सो ये चंद वार्निंग साइंस हैं जो कि हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा प्रोमिनेंट एलिमेंट नज़र आता है कि ऐसा बंदा जो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक है उसका ज़रूर कोई ना कोई अंडर द इन्फ्लुएंस एक्सीडेंट भी हुआ होता है या अंडर द इन्फ्लुएंस वो पकड़ा जाता है ड्राइविंग करते हुए, और कोई ना कोई लीगल केस उसका, कोई ना कोई लीगल मसला भी उसका ज़रूर बन जाता है, जो कि इंडिकेशन है एक बड़ी कि इस बंदे का अल्कोहलिज्म का मसला शुरू हो चुका है। नाउ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये कब डिटीरियोरेशन की स्टेजेस तक पहुंचेगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस मसले की निशानदही कराई, जो कि ना सिर्फ उन लोगों की तरफ आपने हमारी तवज्जो दिलाई जो कि रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, बल्कि वो लोग भी जो थोड़ी मिकदार में शराब कंज्यूम कर रहे हैं और ज़िंदगी में अब गड़बड़ स्टार्ट हो गई है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसका आप हल भी हमें बताएं, क्योंकि हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि फिर ऐसे में क्या किया जाए। लेकिन ये कि बाकायदा हल बताने के लिए मैं अपने नाजरीन से भी दरख्वास्त करूँगी कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा और हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद डिस्कस करेंगे। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से
हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन आ जाते हैं। तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं आ जाते हैं कौन सा ये करना है, मैं तो उसके बारे में ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्पस के बारे में ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। हमारे कुछ वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स की और इसके बारे में हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की और मुझे यकीन है हमारे नाजरीन भी ये सब जानना चाह रहे होंगे। मेरा अगला सवाल भी मैडम आपसे ये है कि जब ज़िंदगी में बज़ाहिर बहुत सारी ख़राबियाँ नहीं आई होती तो ऐसे में ट्रीटमेंट की तरफ भी लोगों का ध्यान कम से कम जाता है। अच्छा, हम नॉर्मली हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं जिनकी बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल लाइफ कम्प्लीटली डैमेज होती है तो हम कोई 100 दिन का स्ट्रक्चर उन्हें बना के देते हैं कि हम इन्हें 100 दिन के लिए इंडोर रखेंगे और बाद में हम गाहे बगाए इनकी मदद करते रहेंगे। तो अब ये लोग जो कि रॉक बॉटम हिट करके आए हैं ये तो 100 दिन अंदर रहते हैं और रहना गवारा भी कर लेते हैं, इनकी फैमिलीज़ भी देखती हैं और डे बाय डे वो उनमें चेंज भी देखते हैं। लेकिन जो लोग अभी फंक्शनिंग हैं, जो कामकाज पूरा कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में तबाही और बर्बादी उस हिसाब से नहीं आई, ऐसे लोगों के लिए फिर क्या करना चाहिए, उनका इलाज क्या है कि वो फिर क्या किया जाए? अच्छा, बुनियादी तौर पे जब हम ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 2 तरह के इलाज हैं। एक तो है कि इंडोर आप किसी पेशेंट को लेकर आते हैं और इंडोर इलाज के तमाम मराहिल को वो तय करते हुए आउटडोर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि हिट बॉटम के मराहल में होते हैं और उनकी फैमिलीज आमतौर पर उन्हें इलाज में लेकर आती हैं। जब हम हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स की बात कर रहे हैं तो चूंकि इनका कोई बिजनेस जो है वो चल रहा होता है, कामकाज कोई चल रहा होता है, कोई स्कूल कॉलेज की एजुकेशन चल रही होती है, सो ऐसे लोगों को इंडोर इलाज की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उन्हें आउटडोर बुनियादों पर ही बेहतरीन इलाज प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें वो जब इलाज में इंडक्ट किए जाते हैं तो वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आकर अपनी काउंसलिंग अटेंड करते हैं या 3 डेज़ अपनी काउंसलिंग आकर अटेंड करते हैं, जो कि 60 to 90 मिनट का एक सेशन होता है और उसके बाद वो वापस अपने घर में जाते हैं और अपने घर की रूटीन को वैसे ही कैरी करते हैं जैसे कि वो इलाज में आने से पहले कैरी कर रहे थे। सो इसी तरीके से तकरीबन कोई 6 to 8 मंथ्स या 9 मंथ्स में
वो ना सिर्फ अपना ड्रग छोड़ चुके होते हैं बल्कि ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ भी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो अपना कामकाज जैसे पहले संभाल रहे थे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालना शुरू कर देते हैं। सो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक को आउटडोर बुनियादों पर बेहतरीन इलाज जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है और इसमें इंडोर जितना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, विद इन 9 मंथ्स जो है किसी भी फैमिली को मरीज समेत अच्छा खासा फंक्शनल जो है वो बनाया जा सकता है, जिसमें बाद में अगर वो काउंसलिंग ना भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की तरजीहात जो है वो बदल चुके होते हैं और उनके ऊपर फिर वो चलना भी शुरू कर देते हैं। सही। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे तमाम लोगों को कोई टिप आप दें जो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक के तौर पे अपने आप को रैंक करते हैं या उनकी फैमिली यानी इर्द गिर्द के लोग आपके बताए हुए रेड फ्लैग्स के ऊपर अगर असेस करते हैं कि अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो फिर उनके लिए क्या टिप होगा कि जो पहला स्टेप है, जो इनिशियल स्टेप है, वो क्या लेंगे? अच्छा, ये टिप से मेरी काफ़ी जान घबराती है टोटकों से मेरी काफ़ी जान जो है वो घबराती है। मैं हमेशा स्ट्रेटजीज, हमेशा रोड मैप की बात करती हूँ, स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, किसी फॉर्मेट की बात करती हूँ, क्योंकि कुछ रोजाना करने का कुछ बताया जाता है जिससे कि जिससे चेंज आती है। टिप से मुराद है कि कोई एक नुस्खा बता दें जिससे कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। हमेशा याद रखें जब मसला बड़ा होता है तो फिर किसी एक टिप से फ़ायदा नहीं होता, किसी बड़े रोड मैप से, किसी स्ट्रक्चर से, किसी फॉर्मेट से, किसी प्रोग्राम से फ़ायदा ज़रूर होता है। सही। तो फिर एक टिप फिर यही होगा कि स्ट्रक्चर से जुड़ जाया जाए, स्ट्रक्चर से जुड़ा जाए। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक मेरे घर में कोई है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। गूगल से आप सर्च करें, फिर जो रोड मैप आपको वहां पर नजर आए और इसमें ऐसी वेबसाइट्स की तरफ जाएं जो कि यूएसए की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप जाएं, जिसमें नायदा जो है एक बड़ी वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ NID है, उस पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा NIAAA है एक वेबसाइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म, उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और जाकर आप तलाश कर सकते हैं कि हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक का इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है। जब आपको वहाँ से कोई रोड मैप मिल जाए, कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, तो फिर आप लोकल किसी इलाजगाह से रब्ता कर सकते हैं और उनसे जाकर मिल सकते हैं कि क्या वो लोग हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक का इलाज प्रोवाइड करते हैं जो कि आउटडोर बुनियादों पर हो। और अगर कोई आउटडोर इलाज है तो आप उस सारे रोड मैप को पहले अंडरस्टैंड करते हैं और फिर आप देखते हैं कि आप कैसे अपने पेशेंट को भी इंडक्ट करेंगे इस रोड मैप के अंदर ताकि वो इलाज से फ़ायदा उठाए और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया मैडम। मैं चाहूँगी कि अब मैं अपने प्रोफेशनल्स से दरख्वास्त करूँ कि वो अपना अपना क्वेश्चन पूछें। मिस माविश, सबसे पहले आज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स की बात करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने रॉक बॉटम तो हिट नहीं किया होता और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रॉक बॉटम वाले भी वैसे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं चलें, और प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और जब हमने उन्हें बताना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो यही प्रोफेशनलिज्म, यही एजुकेशन और यही इंटेलिजेंस बीच में एक ऑब्स्टिकल की तरह आती है कि हम उन्हें ये बता नहीं पाते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ऐसे इंसान, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज़ अ हस्बैंड और अ वाइफ, तो इस सिनेरियो में किस तरह से एड्रेस किया जाए कि आप उस इंसान को वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाएं? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बात करते हुए आपके असल चीज़ पे आऊँगी। एक तो हमें जहन में ये रखना चाहिए कि कोई पेशेंट, चाहे वो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक है, चाहे वो रॉक बॉटम अल्कोहलिक है, ये तमाम लोग इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं, यानी इनके इंटेलिजेंस पे आपको कोई शुबा नहीं है। ये ज़हीन व फ़तीन किस्म के लोग होते हैं, लेकिन वो नशे की बीमारी का भी शिकार होते हैं। नंबर 2 कि ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ये बहुत जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, तो ये एक सिर्फ अल्यूजन होता है। जहाँ पर भी अल्कोहलिज्म होगा वहाँ पे जिम्मेदारियां जितनी ये निभाने की ज़रूरत है ये उससे कुछ दर्जा कम ही कर रहे होते हैं। यानी अगर ये 50% भी फंक्शनल हैं तो हम इन्हें फंक्शनल ही कंसिडर करेंगे, 40% भी फंक्शनल हैं तो फंक्शनल ही करेंगे। लेकिन चूंकि आमतौर पे ये ऑफिस के अंदर वो लोग होते हैं जिनके इर्द गिर्द एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिनके सबॉर्डिनेट्स मौजूद हैं, सो ज़्यादातर काम सबॉर्डिनेट्स करके ऊपर भेज रहे होते हैं और इनका काम साइनिंग अथॉरिटी के तौर पे किसी जगह साइन करना है, कोई फाइल चेक करना है। सो इस तरह के काम ये आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी जगह जाकर सुबह से शाम तक काम करना पड़े तो वो इनसे मुमकिन नहीं होगा और ये जॉब छोड़कर दूसरे जॉब पे आपको शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। प्रोफेशनल किसी का होना हाईली
और अपने प्रोफेशन पे जिम्मेदारियों को निभाना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो ये लोग हाईली प्रोफेशनल हो सकते हैं, यानी अपने काम काज के माहिर हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फुलफिलिंग देयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ लैक ज़रूर आता है जब इनका अल्कोहलिज़म आगे बढ़ रहा है। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अल्कोहलिज़म एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। सो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का चंक्स छोटा होता चला जाएगा। और चूंकि मैंने एक बात की कि इनके इर्द गिर्द काफ़ी लोग इनेबल करने के लिए मौजूद हैं, सबॉर्डिनेशन का एक सिस्टम है। सो वो लोग जब काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा पता नहीं चलता कि जो ऊपर बैठा है इन लोगों के ऊपर वो कितना काम कर रहा है। जिस बंदे ने 4 घंटे के लिए अपीयर होना है ऑफिस में और कुछ फाइल्स पे साइन करना है, कुछ कॉल्स करनी है और उसके बाद उठकर उसने घर चले जाना है, सो उस बंदे का काम ज़्यादा कवर ही रहता है। सो एक इल्यूजन सा है कि वो रोज़ ऑफिस जा रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी आपको नज़र ज़्यादा नहीं आएगी। प्रोडक्टिविटी है तो जो प्रीवियस उसका 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उससे प्रोडक्टिविटी अगर मैच करेंगे तो वो नीचे जा रही होगी। सो ये हमें जहन में रखना चाहिए। तीसरी अहम चीज़ है कि अगर वो हेड ऑफ़ द फैमिली है तो फिर कैसे उस बंदे को इलाज में इंडक्ट किया जाए। आम तौर पर हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स जो होते हैं ये हेड ऑफ़ द फैमिली ही होते हैं, यानी ये या तो फादर का रोल इनका होता है या मदर का रोल है, या अगर इनके पेरेंट्स भी हैं और ये बेटे हैं तो इनके अपने भी बच्चे और बीवी होते हैं। सो ये हाई फंक्शनिंग जो है ये दरमियान में शख्स होगा जो कि अपनी एक छोटी फैमिली को भी हेड कर रहा होगा और उनकी जिम्मेदारियां संभाल रहा होगा। ऐसे में बंदे, इस तरह के बंदे से बात करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट फैमिली हमेशा सीख सकती है कि वो कैसे इससे बातचीत करने की तरफ जाएं, ताकि जो डिनाइल है एक, क्योंकि जब कोई बंदा काम काज कर रहा होता है और एक अच्छी आमदनी भी वो घर में लेकर आ रहा होता है तो उसका ख्याल होता है कि अगर वो अल्कोहलिक होता तो ये सारे काम तो वो ना कर सकता। सो इस डिनाइल को ब्रेक करना, जिसमें बच्चे काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकते हैं, वाइफ काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकती है, पेरेंट्स अगर हैं तो वो काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। सो सबको मिलकर बातचीत करना पड़ती है ताकि ऐसे किसी शख्स को इंडक्ट किया जा सके ट्रीटमेंट के अंदर। मैम एक और क्वेश्चन है यहाँ से, मैम इसमें प्रोसेस इंटरवेंशन का कितना रोल है? प्रोसेस इंटरवेंशन जो है वो एक बड़ी सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाता है, ख़ास तौर पे जब हम आउटडोर क्लाइंट्स की बात करते हैं जो कि ज़्यादातर हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स या हाई फंक्शनिंग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो अथॉरिटी पोजीशन के अंदर होते हैं। सो प्रोसेस इंटरवेंशन एक बेस्ट रोल है, बट उसके अलावा जो फैमिली इंटरवेंशन का टूल है वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के डिनाइल को ब्रेक करने में, ताकि वो कम से कम इलाज में आ जाए। जब वो इलाज में आ जाए तो फिर आप प्रोसेस इंटरवेंशन शुरू कर दें ताकि वो इलाज के अंदर अब रहना शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी की तरजीहात थोड़ी बेहतर कर ले, या जो उसकी हेल्थ जो है जिससे जेपरडाइज ना हो वैसी तरजीहात सेट करने की तरफ जाए। थैंक यू। मिस जलीशा, आपका क्वेश्चन? जी मिस, मेरा सवाल ट्रेंड्स से रिलेटेड ही है। हम ट्रेंड्स की पहले बात कर रहे थे तो देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे टीनेज में ख़ास तौर पे वेस्टर्न ट्रेंड्स को बहुत ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, जिनमें से एक अल्कोहलिज़म भी है। और अल्कोहलिज़म में हमारे यहाँ पर फिर अंडर एज का भी ख्याल नहीं रखा जाता, और इसकी एक बड़ी वजह मेरे ख्याल से ये है कि अब अल्कोहल बहुत इजीली अवेलेबल होना शुरू हो गई है। तो ऐसे क्या इक़दाम किए जाएँ कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें? अच्छा, जहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करने की बात है तो ये तो कानून बनाने वाले जो इदारे हैं जैसे पार्लियामेंट है, वहाँ पे कोई ऐसा बिल ज़रूर पास होना चाहिए कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक ऐसा कंट्री है जो कि ड्राई है, यानी ड्राई मॉडल के ऊपर, मॉरल मॉडल के ऊपर चलता है। ड्राई मॉरल मॉडल से मुराद है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि यहाँ पे किसी एक नशे की, चाहे वो शराब ही क्यों ना हो, इजाज़त है। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कानून के मुताबिक और हमारा जो रिलीजन है उसके मुताबिक इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि कोई शख्स किसी भी तरह का कम या ज़्यादा नशा इस्तेमाल करने की तरफ जाए, इंक्लूडिंग शराब। बावजूद इसके पाकिस्तान में नशा भी बहुत बिकता है और नशा इस्तेमाल करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर शराब पीने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और शराब भी ग्रेजुअली आम होती चली जा रही है। सो कोई ना कोई ऐसे कवानीन ज़रूर जो हैं वो बनने की ज़रूरत है जहाँ पर या तो अंडर एज का ख्याल किया जाए कि 18 साल से, जैसे पाकिस्तान में एक कानून ये है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे सिगरेट नहीं जाकर कहीं से ले सकते, लेकिन आप देखते होंगे कि सिगरेट जो है वो गली मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानों पर भी रखे होते हैं, और कोई भी बच्चा छोटा 4 साल का भी आता है कि मुझे अब्बू के लिए सिगरेट चाहिए तो दुकानदार बड़ी आसानी से उसको दे देता है। सो यहाँ पर कवानीन कुछ मौजूद हैं लेकिन उन कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। बट हम अपने घर की हद तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी ज़रूर बना सकते हैं
जिसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस कायम कर लें अपने घर के अंदर सिगरेट के हवाले से या किसी नशे के हवाले से या इवन शराब के हवाले से, कि मेरे घर के अंदर ना तो शराब नोशी होगी, ना सिगरेट पिया जाएगा और ना ही कोई ड्रग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अगर हम अपने घर के अंदर तक कोई अपना कानून डेवलप कर लेते हैं और उस कानून को लागू करते हैं, जिसके नतीजे में कुछ क्राइसिस भी ज़रूर आएंगे कि अगर आपका बच्चा ड्रिंक करता है घर के अंदर या आपका हस्बैंड ड्रिंक करता है, तो आप अपनी फैमिली सारी को मिला के कहते हैं कि घर के अंदर ड्रिंक आप नहीं कर सकते, घर से बाहर आपने करनी है तो करें। सो कुछ अर्सा वो ज़रूर क्राइसिस क्रिएट करेगा, लेकिन जब आप उन क्राइसिस को मैनेज करने की अहलियत पैदा करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो कम से कम आपके घर की हद तक ये चीज़ क्लैरिटी पा जाती है आपके अहले खाना के अंदर भी कि इनके घर में सिगरेट नहीं पिया जा सकता, इनके घर में शराब नहीं पी जा सकती, इनके घर के अंदर कोई ड्रग नहीं किया जा सकता। सो ये चीज़ आप अपने घर की हद तक ज़रूर कर सकते हैं। और अगर हमें सुनने वाले ऐसे इदारे भी, कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे हैं जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है या जिनका ताल्लुक कवानीन के साथ है, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर इस प्रोग्राम के तवसत ऐसे लोग भी हरकत में आएँ ताकि जो कवानीन मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होने की तरफ जाए। अच्छा, बच्चों के हवाले से, टीनेजर के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि पहले ये वेस्ट में ही एक रवाज था कि बिंज ड्रिंकिंग करते थे, और पाकिस्तान में अगर आप न्यूज़ चैनल पे खबरें सुनते हैं तो पहले खबरें ये आती थी कि कच्ची शराब पीने की वजह से फलां जगह 15 लोग मर गए, कच्ची शराब पीने की वजह से फलां जगह 20 लोग मर गए। अब ऐसी और ये खबरें कभी कभार आती थी, अब ऐसी खबरें हर रोज आने लगी हैं कि किसी बच्चे की डेथ जो है वो ओवरडोज की वजह से किसी यूनिवर्सिटी के कमरे के अंदर हो गई है, या फिर कोई बच्ची जो है वो घर से बाहर पड़ी पाई गई है जिसको जो अंडर द इन्फ्लुएंस है और उसका रेप भी हुआ है। सो ये तमाम खबरें अब आपको आए दिन जो हैं वो नज़र आना शुरू होती हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे घरों के अंदर नशे से मुतल्लिका मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारे बच्चे काफ़ी वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि ड्रग्स के हवाले से उन्हें क्या डिसीजन करने चाहिए, और जब वो अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों के पीयर इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं और नशा कर लेते हैं तो उसके नताइज क्या होंगे जो कि फिर उन्हें इवेंचुअली भुगतने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। सो अपने बच्चों के अंदर ज़रूर एज से पहले ही ये अवेयरनेस क्रिएट करें 6, 7, 8 साल के बच्चों को कि सिगरेट भी होते हैं, ड्रग्स भी दुनिया में हैं, और आपने वो नहीं करने की तरफ जाना क्योंकि इससे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। आप डिफरेंट पिक्चर्स दिखा सकते हैं बच्चों को, आप डिफरेंट चीज़ें छोटी छोटी दिखा सकते हैं जो वो पढ़ें और उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बहुत अर्ली एज के अंदर कि उन्होंने आगे बढ़ के ज़िंदगी में जब भी कोई नशे की ऑफ़र करेगा तो उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि अच्छे तरीके से उस ऑफ़र को डिक्लाइन करना है। सही, बिल्कुल ठीक। मिस्टर सीन, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। मिस, हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स जो हैं उनको चूंकि इतने ऑब्वियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस नहीं कर रहे होते और उनके पास एक आर्ग्यूमेंट होता है कि मैं डिलीवर भी कर रहा हूँ, मैं काम पे भी जा रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ हद तक वो कर रहे होते हैं पूरी, तो उनसे फिर निगोशिएट किस तरह से किया जाए ऑन द पार्ट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स, और क्या उनको एविडेंसेस दी जाएं कि वो कुछ कन्विंस होने की तरफ आएँ? अच्छा, एविडेंसेस तो हर रोज़ कुछ ना कुछ बन रही होती हैं। जैसे सुबह ये लोग लेट उठना शुरू कर देते हैं, सुबह उठते हैं तो इन्हें हैंगओवर होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा रात को 2 बजे तक ड्रिंक करता रहा है, 3 बजे तक ड्रिंक करता रहा है और आप अगर सुबह से 9 बजे उठाएंगे तो पिछली रात की नशे का असर अभी उसके ऊपर होगा, वो थोड़ा लेथार्जिक फील करेगा, उसके मुंह ड्राई हो रहा होगा, ठंडा पानी पीने की उसको फौरी तलब होगी, सर में हेडिक होगी। ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो फौरी तौर पे जो लास्ट नाइट ड्रिंक करने की वजह से उसको फेस करने पड़ रहे हैं। उठने को दिल नहीं चाहेगा, सुबह उठ के अगर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने की जिम्मेदारी है तो वो पूरी करते हुए थोड़ा वो कहेंगे कि घर में से कोई और बंदा कर रहा है, बीवी को कहेंगे तुम ड्राइविंग सीख लो, तुम ही बच्चों को जाकर ड्रॉप कराओ, या कोई ना कोई ड्राइवर रख लेंगे कि उनकी जगह पे वो बच्चों को ड्रॉप करने की तरफ जाए। सो ऐसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां पूरी करने से वो कतराना शुरू कर देंगे। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो वो प्रीवियसली खुश उसलूबी से सरअंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाना ये भी इंडिकेशन है, और घर आकर सरे शाम बियर खोल लेना या सरे शाम ड्रिंक करना शुरू कर देना, जैसे 7-8 बजे अगर कोई ड्रिंक करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहलिज्म के अंदर है, लेकिन समहाउ वो चूँकि मैनेज भी काम कर रहा है। अगर आप रात को 11 बजे तक टॉक शोज़ देखें 10-11 बजे के, तो उसमें काफ़ी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि ड्रिंक करके बैठे होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि थोड़े हाइपर एक्टिव आपको नज़र आते हैं,
ज़्यादा मजाक करते हुए नज़र आते हैं, और बाज़ात ऐसे लोग भी हैं जो कि बेहतरीन एंकर हैं बट उनकी आंखें बंद हो रही होती हैं, उनका फेस रेड हो रहा होता है, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि राइट नाउ वो अंडर द इन्फ्लुएंस हैं। और कमाल के लोग हैं, अच्छे ज़हीन लोग हैं, लेकिन अल्कोहलिज्म की वजह से उनकी वो पिक्चर नहीं रहती जो कि वो प्रीवियस कुछ सालों पहले पिक्चर उनकी बनी होती है। सो इसका मतलब है कि इंडिकेशन ज़रूर सामने मौजूद होती हैं, लेकिन फैमिली अगर उन्हें क्लोजली वॉच करना शुरू करे, और फैमिली बड़ी जल्दी असेस कर लेती है इन तमाम साइंस को, फैमिली बड़ी जल्दी असेस कर लेती है, लेकिन घर से बाहर रहने वाले लोग असेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए देखते हैं उन लोगों को, और ये वो टाइम होता है जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं होते, लाइक ऑफिस के अंदर या किसी गेट टुगेदर के अंदर जहाँ पे अभी ड्रिंक उन्होंने नहीं की हुई। सो फैमिली बड़ी जल्दी उस पेन को फील करना शुरू कर देती है जो उनके गैर मुनासिब रवैयों की वजह से आती है, जो उनके गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से आती है, जो उनके फैमिली को टाइम ना देने की वजह से फैमिली के अंदर पेन आती है। सो फैमिली बड़ी जल्दी असेस कर लेगी कि यहाँ पे कोई मसला है, लेकिन उस शख्स को मसला आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर मैं कमा कर ला रहा हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें पैसों से मतलब है, पैसे लो और काम बाकी तुम खुद करो, और मैं सिर्फ पैसे कमाने की हद तक महदूद रह लूँ। सो फैमिली को बाज़ औक़ात सीखना पड़ता है, और मैंने देखा है इलाज के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ खुद अपने मरीज़ को लेकर आ जाती हैं जो कि कोई कामकाज भी कर रहे होते हैं और साथ में अल्कोहलिज्म का मसला भी उनका है, लेकर आ जाती हैं, और बाज़ औक़ात फिर कोई फैमिली हमसे सिर्फ रब्ता करती हैं कि हमारे घर में मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है, अभी वो कामकाज भी करता है लेकिन साथ में ड्रग का मसला भी है। और आपको जब फैमिली से आप पूछना शुरू करते हैं तो वो बड़े सारे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर उनका जो लव वन है वो नहीं था जो कि वो एक्चुअल कंडीशन में होता है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस कोई और ही बंदे को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो फैमिली बड़ा ईजीली आइडेंटिफाई कर लेगी। अब मसला ये है कि बात कैसे की जाए। सो बाज़ औक़ात फैमिलीज़ खुद भी बात कर सकती हैं, इज़्ज़त एहतराम से बात कर सकती हैं, और आप कह सकते हैं कि आपको किसी न किसी मौलिज के पास जाना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, उनसे जाके मशवरा कर लेते हैं क्योंकि मेरा कंसर्न है कि आपकी शराब बढ़ रही है, लेकिन चूंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं डायग्नोज नहीं कर सकता। अगर हम किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें तो वो ज़्यादा बेटर डायग्नोज कर सकता है, और हमारे पास जब फैमिली आती है तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कोई बंदा शराब की बीमारी में मुब्तला हो चुका है या कोई बंदा सिर्फ अभी शराब पीता है और अभी बीमारी की तरफ वो नहीं बढ़ा। ठीक, अगर वो सिर्फ शराब पीता है तो वो हम उसे कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर अभी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं कि आप शराब को छोड़ दें तो हम हाजिर हैं। लेकिन जहाँ पर मसला है तो हम क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और अब आपको नशे की बीमारी के हवाले से चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ताकि कुछ स्किल सेट्स आ जाएं और आप अपने इस मसले को मैनेज कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ऐसे पेशेंट्स का जो डिनाइल पैटर्न है वो मोस्टली डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है कि चूंकि मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो फिर आप इंटरफेयर ना करें और मुझे मेरी लाइफ जो है वो। और दूसरे मिस मुझे ये भी बताएं कि हिट बॉटम में और इनमें जो है वो कोई थ्रेशोल्ड का भी फर्क होता है? थ्रेशोल्ड का फर्क नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर कोई हाई फंक्शनिंग एल्कोहलिक है तो वो पहली या दूसरी स्टेज पे है। जो हिट बॉटम की हम बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्हें शराब पीते हुए कोई 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। हाई फंक्शनिंग एल्कोहलिक की हम बात कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जिन्हें शराब कंज्यूम करते हुए अभी 5 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं और अभी वो हिट बॉटम तक नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आप इनके मेडिकल टेस्ट करवाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसी इंडिकेशन ज़रूर आएंगी कि यहाँ पे कुछ मसाइल हैं। अगर मेडिकल टेस्ट क्लियर आते हैं तो बिहेवियर के अंदर ज़रूर ऐसी इंडिकेशंस नज़र आएंगी जो कि आपको प्रॉब्लम की तरफ निशानदेही कर रही होती हैं। सही। मिस माविश आपका सवाल है जी। मैम अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अंडर द इन्फ्लुएंस अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उस जगह पर जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं और जो फैमिली है उनका क्या रोल होना चाहिए? अच्छा, लीगल अथॉरिटीज़ का तो रोल यही बनता है कि एक्सीडेंट हो गया तो वो ज़्यादा शराब के मसले को ओवरलुक करते हैं और वो कहते हैं जी एक्सीडेंट हो गया है, आपको चोटें तो नहीं लगी। और अगर साथ किसी और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट है, ज़्यादातर इन लोगों का एक्सीडेंट दीवार के साथ होता है, गाड़ी के साथ नहीं होता। ज़्यादातर इन लोगों की जो गाड़ियां हैं वो या तो दरख्तों के साथ टकराती हैं या दीवारों के साथ टकराती हैं और नुकसान इनको ही पहुंच रहा होता है, बाज़ औक़ात चोटों की सूरत में। और बाज़ औक़ात चोट भी अगर नहीं होती तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी,
कोई ना कोई नुकसान गाड़ी का हो जाएगा। सो ऐसे में पुलिस वाले ज़्यादातर ये करते हैं कि ड्रिंकिंग को ओवरलुक करके और एक्सीडेंट का जो सिनेरियो है उस पर बातचीत करते हैं, जबकि पाकिस्तान में भी ज़रूर ऐसे टेस्ट होने चाहिए पुलिस वालों के पास जो कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई बंदा अंडर द इन्फ्लुएंस है और फिर ये इसका एक्सीडेंट हुआ है, या कोई बंदा अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं है तो फिर ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस है तो फिर ज़रूर इस केस को भी देखना चाहिए कि अंडर द इन्फ्लुएंस उसकी गेट को वो चेक कर सकते हैं, चला के देख सकते हैं। ब्लोर होते हैं जो कि वेस्ट में काफ़ी कॉमन है, उससे पता चल सकता है कि इस वक्त आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड अल्कोहल लेवल है उसकी क्या परसेंटेज है। अगर परसेंटेज उसकी अबव है एक रेंज से तो वो उसे कहते हैं कि आपको अंडर द इन्फ्लुएंस की वजह से आपको हम अरेस्ट करेंगे और आपका जो चलान है वो किया जाएगा, या आपका जो लाइसेंस है उस पर एक टिकट लगा दिया जाएगा विच इंडिकेट्स कि आगे अब अगर 2-3 दफ़ा मजीद हुआ तो आपका लाइसेंस कैंसिल करने की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई ऐसा रजीम नज़र नहीं आता जो कि प्रैक्टिस में हो, बट फैमिली यहाँ पे ज़रूर इन चीज़ों को इंडिकेट कर सकती है कि अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो ये वो मौका है जिस पे बंदे से उसकी तीमारदारी करने की बजाय उससे अल्कोहलिज्म के मसले पे बात करने की ज़रूरत है। ये कहने की बजाय कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई है, ये कहने की बजाय ये बात करने की ज़रूरत है कि हम बड़े कंसर्न्ड हैं कि शराब के नशे की हालत में आपका ये एक्सीडेंट हुआ है, गॉड फॉरबिडन आपकी जान भी जा सकती थी। जो एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी तरफ इशारा करना चाहिए और साथ में कहना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूर किसी मौलिद से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये आपने कोई जानबूझ के नहीं किया, लेकिन नशे की हालत में गाड़ी चलाना जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में भी। अमेरिका के अंदर 2 माओं ने एक तंजीम बनाई जिनके बच्चों का एक्सीडेंट हुआ बिकॉज कोई बंदा शराब के नशे में धुत जा रहा था और बच्चा छोटा जो टीनेजर था वो नीचे आ गया और उसकी डेथ हो गई। सो 2 माओं ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसके नतीजे में अमेरिका ने ये कानून पास किया कि कोई भी शख्स अंडर द इन्फ्लुएंस अगर है तो वो ड्राइविंग नहीं कर सकता। ये सिर्फ 2 माओं के केस करने की वजह से और उस मूवमेंट का वो उन्होंने तहरीक चलाई कि अमेरिका के अंदर शराब के नशे में कोई बंदा गाड़ी नहीं चला सकता या कोई बंदा किसी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ उस बंदे की जान नहीं जानी होती, बाज़ औक़ात दूसरों की जानें जो कि नशे की हालत में नहीं हैं और वो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या फुटपाथ पे खड़े हैं, बाज़ औक़ात उनकी जान भी जा सकती है। सो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र फैमिली को ज़रूर उससे बातचीत करनी चाहिए कि ये मसला है, ये अहम मसला है, इसके लिए किसी न किसी इलाज में जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मैडम, मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से एक डीप इंसाइट हमारी सोसाइटी को मिली होगी और हमारे इर्द गिर्द जो लोग अनट्रीटेड हैं या अनडायग्नोज हैं या जिनकी प्रॉब्लम्स को भी समझा ही नहीं जा रहा, उन सबको हेल्प मिली होगी कि उनके मसाइल के ऊपर ना सिर्फ ये कि निशानदही की जाए बल्कि उनके ट्रीटमेंट या इलाज के लिए भी कोई इनिशिएटिव लिया जाए। इसी पैगाम के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।